Smart and legal guidance. Download the application now. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि आज की क्लास हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में है और ये ट्रायल क्लासेस की हमारी पहली क्लास है। और सुबह 11 बजे हमने कहा था कि 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे से हम अपनी इंडियन पिनल कोड की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, इंडियन पिनल कोड जो हमारा जुडिशरी एग्जाम के अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन पिनल कोड हमारा जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर कुछ फ्रेजेस में आता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूं। इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर हमारे को ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 10 या 12। ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं तो 10 या 12 क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं। आईपीसी हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, ये अगर मैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के अंदर आपको ज्यादातर 10 या 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आईपीसी से केवल। अगर मेरा 100 नंबर का पेपर होगा इंडियन पिनल कोड का तो 10 या 12 क्वेश्चंस मेरे को आईपीसी से देखने को मिलेंगे। और अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस के अंदर क्या होता है कि आईपीसी से कुछ स्टेट में, जैसे बिहार स्टेट हो गई, बिहार स्टेट के अंदर हमारा कंप्लीटली आईपीसी आता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो बच्चा अगर आईपीसी पढ़ेगा ही नहीं कि यार मेरे तो प्रीलिम्स में आता नहीं है आईपीसी, मेरे तो मेंस में आता नहीं है आईपीसी, तो मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? तो अगर आप ऐसी अप्रोच के साथ अगर तैयारी करोगे तो आप हमेशा दिक्कत फेस करोगे। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के स्टेज पे आईपीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिहार के बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूं दिल्ली का अगर कोई पेपर की तैयारी कर रहा है, हरियाणा की तैयारी कर रहा है, पंजाब की तैयारी कर रहा है, तो इन केसेस में जो आपका इंडियन पिनल कोड का जो सब्जेक्ट है ये 80 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। मेंस के अंदर 80 मार्क्स की आपकी आईपीसी आईपीसी आएगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं एमपी की, मध्य प्रदेश की, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, जहां पे जजमेंट राइटिंग आती है, जहां पे जजमेंट राइटिंग आती है, अब जजमेंट राइटिंग के दौरान, जहां पे जजमेंट राइटिंग आती है और जजमेंट राइटिंग के दौरान अगर आपको लिखनी है तो आप बिना आईपीसी के जजमेंट राइटिंग कभी जीवन में लिख ही नहीं सकते। जब आपको पर्टिकुलर सेक्शन पता ही नहीं होंगे कि सामने वाले पर्टिकुलर एक्यूज के ऊपर मुझे कौन से सेक्शंस आईपीसी के अपने लगाने हैं, तो मैं अपने जजमेंट राइटिंग कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इस केस में अगर आपको जजमेंट राइटिंग पढ़नी है, जजमेंट राइटिंग के अंदर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो आईपीसी आपके लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आप जजमेंट राइटिंग अपना ऐसी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो जहां पे जजमेंट राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उस केस में आईपीसी आना आपको बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा सीआरपीसी के अंदर अपना चार्ज फ्रेमिंग का, पता है सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ कौन कौन लोग जानते हैं कि सीआरपीसी के अंदर चार्ज फ्रेमिंग नाम का एक टॉपिक है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? यस और नो में एक बार बताओ, एक बार चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग इस बात को जानते हैं कि चार्ज फ्रेमिंग नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट जो बच्चे ये नहीं जानते होंगे सर सेक्शन कौन से हैं। कोई सेक्शन बता सकता है? सेक्शन बता सकता है कोई कि सर इस सेक्शन से इस सेक्शन के अंदर आता है? चार्ज फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? अरे चार्ज, ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना मेरे, उनको तो रटी होती हैं ये बातें। ठीक है, उनको ये सारी बातें रटी होती हैं। और एक ना आपके पास फीचर है, जैसे कि आप लोग क्लास अटेंड करके बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ना बीच में कोई डाउट है, मुझे कोई बीच में डाउट है, तो आपको ऑडियो की मदद से मेरे को डाउट पूछना है। तो ये दिख रहा है आपको, ये, अरे ये क्या हो गया, ये हाथ का बना हुआ निशान, ये हाथ का निशान, ये वाला हाथ का, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी कॉल मेरे पास चली जाएगी, आपकी कॉल मेरे पास चली जाएगी, समझे? आपकी कॉल मेरे पास चली जाएगी, तो आप ऑडियो की मदद से मुझे वो भेज सकते हो। हाँ, बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया कि सर सेक्शन नंबर 211 211 से 224। हाँ बिल्कुल सही कहा, तेजस्विनी ने बिल्कुल सही कहा। तो जो चार्ज फ्रेमिंग का हमारा टॉपिक होता है, जो चार्ज फ्रेमिंग का हमारा टॉपिक होता है सेक्शन नंबर 211 से 224 का, अगर ये पढ़ना है ना मुझे, तो इसके लिए मुझे आईपीसी का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मुझे आईपीसी नहीं आती तो मैं चार्ज फ्रेमिंग का टॉपिक नहीं कर सकता। अगर मुझे आईपीसी नहीं आती तो मैं जजमेंट राइटिंग नहीं कर सकता। अगर मुझे आईपीसी नहीं आती तो मेंस में मेरे 80 नंबर गए। अगर मुझे आईपीसी नहीं आती तो मैं प्रीलिम्स के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन मेरे गए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि सर मेरे को आईपीसी के अंदर ना बुक्स बता दो, मैं बुक्स कौन सी पढ़ूंगा? देखो, लार्जली इस पर्टिकुलर बैच के अंदर कंप्लीट पूरी की पूरी आईपीसी आपकी कवर अप होगी। आपको कभी भी कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बट फिर भी आप लोग बोलो कि सर एक आधा बुक का नाम तो बता दो, एक आधी बुक का नाम तो बता दो कि कौन सी बुक है, क्या नहीं है।
तो लिख सकते हो आप लोग, PSA पिल्लई एक बुक आती है ऑथर की, जो बेस्ट बुक है अपना आईपीसी के कंटेक्स्ट के लिए। एक अपनी रतन लाल धीरज लाल की बुक आती है, ये आईपीसी के लिए बहुत बढ़िया बुक है। एक अपनी बुक आती है केडी गौर, वो बढ़िया बुक है। एक अपनी बुक आती है SN मिश्रा, वो अच्छी बुक है। एक अपनी बुक आती है डुक्की, डुक्की पता है सभी लोगों को, सभी लोगों को डुक्की के बारे में पता है, ठीक है, एक डुक्किया भी आती है। चलो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हमने ये सारी बेसिक बातें समझ ली हैं कि एग्जाम निकालना है अगर हमारे को जुडिशरी का, अगर हमारा मेन टारगेट क्लियर है कि मेरे को अपना जुडिशरी का एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए आपको सही अप्रोच, सही स्ट्रेटेजी अपनानी जरूरी है। अगर मेरे दिमाग में स्ट्रेटेजी किस हिसाब से, आपके दिमाग में क्लियर है कि मेरे को एमपी का पेपर देना है, आपके दिमाग में क्लियर है मुझे छत्तीसगढ़ का देना है या दिल्ली का देना है या हरियाणा का देना है या पंजाब का देना है या एनी अदर स्टेट का देना है, तो मेरे को उसी हिसाब से अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अगर मुझे दिल्ली हरियाणा पंजाब का देना, वहां जजमेंट राइटिंग आती नहीं है, वहां मेरे को मेंस के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अगर मुझे एमपी या छत्तीसगढ़ का देना है, वहां पे जजमेंट राइटिंग आती है, तो वहां पे मेरे को जजमेंट राइटिंग के हिसाब से अपना जो आईपीसी है वो पढ़ना पड़ेगा। और बिहार की बात करें, बिहार के अंदर आपकी ना तो प्रीलिम्स में आती ना तो मेंस के अंदर आती, तो मेरे को उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि मेरे को इंटरव्यू के क्वेश्चन कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं वो क्लियर कर पाऊं। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, वरना रात रात भर आप बैठ के पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में आया नहीं, तो क्या फायदा फिर, क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का, सीधी सी बात है ना, सारी वेस्ट जाएगी ऐसी पढ़ाई। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, हमारे आईपीसी के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स है, सीधी सी बात, 511 सेक्शंस है, ठीक है। लेकिन सारे लोग दिमाग में एक प्रेशर लेके चलते हैं, हे यार इतने सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसको हम कैसे याद करें, इसको हम कैसे याद करें, सबके दिमाग में यही प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी आज की क्लास में ही आपको 20-25 सेक्शंस तो मैं हाथों हाथ रटवा दूंगा, आपको 20-25 सेक्शंस में आपको हाथों हाथ आपको रटवा दूंगा, तो आपको कैसा रहेगा। उसके बाद अगर हम पूरी आईपीसी पढ़ लेंगे तो आपको कभी गुंजाइश बचेगी नहीं कि आपका कोई भी सेक्शन रह गया है या आपको याद नहीं है या आपके दिमाग में रह नहीं गया है। क्योंकि जब आप पूरा ये 5 या 10 क्लास मेरी अटेंड कर लोगे ना, उसके बाद 11वीं क्लास से या 12वीं क्लास से आप सोसाइटी के अंदर अपने घर से बाहर निकलोगे, आपके दिमाग में क्लियरिटी रहेगी कि इस बंदे ने अपराध करा है, ये बंदा ये वाला ऑफेंस के अंदर पनिशेबल होगा, ये वाला पर्सन इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अपना लाइबल होगा। आप अगर कोई मूवी देख रहे होंगे, आप कोई न्यूज चैनल देख रहे होंगे, तो आप इजिली जज कर पाओगे कि इस पर्सन ने ये वाला अपराध किया है, इस पर्सन ने ये वाला अपराध नहीं किया है। हम जो है ना अपने बेसिक टर्म्स में बहुत गलत गलत शब्द यूज करते हैं। अगर मैं नॉर्मल एक लेमैन की बात करूं, कि हम जो है इंजरी वर्ड यूज करते हैं, डिसऑनेस्टली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा, बट अभी एक बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। अपनी कॉपीज में एक चीज लिख लीजिएगा कि आईपीसी के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, हमारे को पढ़ के जो रखने होते हैं। लिख लो, एक टॉपिक्स लिख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर ये दिमाग में हमारे रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं या मेंस की बात करूं, दोनों के कंटेक्स्ट के अंदर अपनी कॉपीज में ये चीज लिख लीजिएगा कि एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। पहला हमारा लिख लीजिए डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है, डेफिनेशंस। एक सेकंड में ढंग से लिख दूं इसको, पहले आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, ये आपको मेरी बात को आपको भरोसा होगा, जब आप आज की पूरी क्लास अटेंड कर लोगे ना, तब आप बोलोगे सर आपने ये बात सही बोली थी कि डेफिनेशन क्लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग मेरी क्लास पूरी अटेंड कर लोगे, जब आप मेरी क्लास पूरी अटेंड कर लोगे तो आपको भरोसा हो जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक आता है जनरल एक्सेप्शन का, दूसरा हमारा टॉपिक आता है जनरल एक्सेप्शंस का, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा हमारा टॉपिक आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जैसे मर्डर हो गया, रेप का ऑफेंस हो गए। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह वगैरह। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है अटेम्प्ट।
सिक्स्थ हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है अबेटमेंट, अबेटमेंट। सेवेंथ हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये है 7 टॉपिक, इनमें से 80% सिलेबस कवर होता है एग्जाम के अंदर। 80% सिलेबस आईपीसी का इन 7 टॉपिक में से आएगा। कोई कोई एग्जाम में 100% आएगा, कोई कोई एग्जाम में 80% 80% आएगा, और सिर्फ अकेला 35% सिलेबस आपका डेफिनेशन क्लॉज में से आएगा। सिर्फ और सिर्फ 35% सिलेबस आपका कवर अप हो जाता है डेफिनेशन के अंदर से। याद रखिएगा, मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब ना एक टॉपिक आता है ऐसा, जैसे कि आप लोगों को पता है पब्लिक न्यूसेंस का एक चैप्टर है अपना, पब्लिक न्यूसेंस का चैप्टर है, किसी को पता है इस बारे में? आईपीसी के अंदर एक पब्लिक न्यूसेंस नाम का एक अपना चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के बारे में पता है सभी लोगों को? अगर नहीं पता होगा, क्योंकि मैं ये बात सही जानता हूं, ये कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कोई छूता भी नहीं था, जिनको कोई मतलब भी नहीं था कि ये भी एक तरह के हमारे चैप्टर होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 14, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? पब्लिक न्यूसेंस आता है। अब आपको पता था कोविड आया था, ठीक है, कोविड आया था। अब कोविड आ जाने के बाद अगर ए नाम का व्यक्ति घर से बाहर निकलने के बाद अपना कोई भी ऐसी हरकत करता है जानबूझ के, अच्छी ऐसे करता है, ऐसे लोग कर रहे थे ना, अपना ये हरकतें कर रहे थे, या फिर कोई गंदे हाथ लगा रहे थे किसी के अपना वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, वगैरह वगैरह। तो ऐसी हरकतें कोई करता है खांसता है ना, अगर खांसता है ऐसा पब्लिकली जानबूझ के, तो किसी ने सोचा इस बात के बारे में कि ए ने क्या अपराध किया? ए ने क्या अपराध किया? किसने इस बारे में सोचा कि ए नाम का व्यक्ति अगर कोविड के दौरान अपने घर के बाहर निकलने के बाद में अगर जानबूझ के खांसता है या छींक मारता है या कुछ भी ऐसी हरकत करता है जहां पे उसको नहीं करनी चाहिए, जब यहाँ पे सरकार ने मास्क नहीं पहनता है, ये अलग कंटेक्स्ट में बात करूंगा, बट मुद्दे वाली बात, जब सरकार ने बोला है भाई साहब आपको मास्क लगाना जरूरी है, और आप अगर छींकते हो तो मास्क लगा के छींको, अपना हाथ रुमाल पे लगाओ, तब जाके छींको, खांसो, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हो, आप छींक ऐसे खुले में अपना छींक रहे हो या खांस रहे हो, आपकी गलती की वजह से सामने वाला बीमार होगा नहीं होगा, सामने वाले की जान को खतरा होगा नहीं होगा। तो इस केस में क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ए नाम का व्यक्ति ने कोई अपराध करा आईपीसी के अंदर? किसी ने सोचा इस बारे में? एक बार सेक्शन नंबर 269 खोलो, सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सेक्शन नंबर 269। अगर कोई नेग्लिजेंटली, लापरवाही से कोई ऐसा हरकत करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन भैया स्प्रेड हो सकता है, कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, कोई भी अन्य इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, इस ए नाम के व्यक्ति के लापरवाही की वजह से सामने वाले व्यक्ति की जो लाइफ है वो बीमारी से डेंजरस हो सकती है, उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसको कितनी टाइम की सजा है? 6 महीने की सजा है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। किसी ने सोचा इस बारे में? हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हमने तो जो टीवी पे दिखा देते हैं जी, हम तो उसी को भरोसा मान लेते हैं। टीवी पे बोल दिया जी आईपीसी की धारा नहीं लगेगी, हम तो कह देते हैं हाँ जी नहीं लगेगी, हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं। यहाँ पे भी 270 में अगर कोई मेलिगेंटली, कोई ऐसा, मेलिगेंटली का मतलब भी नेग्लिजेंट होता है, बस छोटा सा स्लाइड डिफरेंस होता है, जब हम आएंगे इंटेंशन को पढ़ने के लिए तब आपको ये समझाया जाएगा। अभी मैं बस आपको ना पूरे बेर एक्ट का ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको मजा आ जाए, यार इंडियन पिनल कोड को पढ़ने का एक मजा अलग है, ठीक है। तो पूरी क्लास अटेंड करोगे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मेलिगेंटली एक्ट अगर कोई भी करता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति की डिजीज हो सकती है, यहाँ पे कितने टाइम की सजा है? 2 साल की सजा है, या फाइन या बोथ, हाँ है ना। तो अब क्लियर हुआ थोड़ा सा, चलो फिर और हम क्लियर कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? कोई बता सकता है मुझे? हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? वो सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? भाई देखो, ये हमारा दिमाग के अंदर क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। सब्सटैंटिव लॉ एक वो लॉ होता है, सब्सटैंटिव लॉ, सभी लोग बताते रहो चैट बॉक्स के अंदर, जो लोग बता नहीं रहे तो उनका माना जाएगा कि आपका क्लास में ध्यान नहीं है। सभी लोगों को अपना चैट बॉक्स के अंदर अपना जवाब लिखते रहना है, सभी लोगों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, साइकोलॉजिकल ये बात होती है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे बात होती है कि जितना ज्यादा हम लिखेंगे,
जितना ज्यादा हमारी आंखें वर्क करेंगी और लिखने पे हम ध्यान देंगे ना, उतना हमारा माइंड का जो अटेंशन है वो क्लास के अंदर रहेगा, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि जिसको पढ़ना है ना भाई वो पढ़ेगा, जिसको एग्जाम निकालना है ना वो निकालेगा, और जिसको मौज मस्ती करनी है, जिसको अपना टाइम वेस्ट करना है, जिसको लगता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है भाई, वो फिर वो लाइफ में आप लोग अच्छे से जानते हो कि उन्हें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जिसको एग्जाम निकालना है, जिसको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, टाइम मेरे पास कम है, और जहां से मेरे को चीज मिल रही है पढ़ने के लिए एफिशिएंट कॉस्ट में मिल रही है, मेरे को वो चीज अपनी ज्वाइन करनी ही करनी है, ठीक है, तो वो अपना एग्जाम निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन ये जो एक तरह से फोकस होता है लाइफ के अंदर, फोकस रखना, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, याद रखना मेरी बात को। फोकस लाइफ में होना कुछ ही लोग कर पाते हैं, वरना आप लोगों को पता है ना, देखो हर गली के अंदर, हर घर के अंदर अपना वकील बैठा हुआ है। क्या हर घर के अंदर जो वकील बैठा है वो सक्सेसफुल है? भाई नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आप खुद ऑब्जर्व करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, कि 10-10 5-5 साल बीत जाते हैं लोगों को अपनी वकालत करते हुए, लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्या अर्निंग अपना डेली बेस का सोर्स बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब एलएलबी के दिन थे, जब उन्होंने मौज मस्ती करी, उसके बाद जब 1 साल का जब अपना सीखने का टाइम था, जब उन्होंने मौज मस्ती करी, अपना टाइम वेस्ट करा, इधर उधर अपना घूमने में ध्यान लगाया, लेकिन वो टाइम उनको पढ़ाई पे लगाना चाहिए था। लेकिन पढ़ने के अलावा उन्होंने सारे काम करे, पढ़ने के अलावा उन्होंने सारे काम करे, और जब टाइम आया अपना पढ़ने के बाद में अपने आप को प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर अपना आने के लिए फील्ड के अंदर, तब उनके पास पढ़ाई की स्किल नहीं थी, इसलिए उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी ने दी नहीं। और देगा भी क्यों यार, सही बात है, देगा भी क्यों? जब आप अपने लाइफ के अंदर जब टाइम था उस टाइम केयरलेस थे, सॉरी भाई, आपको कोई ऐसे मौका नहीं देगा, ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है, हमेशा याद रखना। सब्सटेंटिव लॉ वो कानून होते हैं जो वो लॉज होते हैं, लिख लो, एक लाइन में लिखना चाहो लिख लो अपनी कॉपीज में। सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज, substantive laws are those laws which creates rights, and liabilities, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो मेरे अधिकारों को मुझे बताए, और जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, पेनल्टी बनेगी, उसके बारे में बताए, ये होता है सब्सटेंटिव लॉ। अब मेरा आईपीसी क्या बता रहा है कि अगर मैंने किसी को घूसा मारा, ठीक है, तो सामने वाले का अधिकार क्या है, वो मेरे को सजा दिलाएगा। और मेरे पर लाइबिलिटी क्या है कि अगर मैंने किसी को घूसा मारा तो मेरे पर लाइबिलिटी क्या है, 1 साल की सजा मेरे पर हो सकती है, हर्ट हो सकता है। सेक्शन नंबर 319 के अंदर हर्ट डिफाइन है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास संविधान ने मुझे क्या अधिकार दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे क्या अधिकार दे रखा है कि मैं अपना राइट टू फ्री, मैं अपना घर के अंदर इंजॉय कर सकता हूं, घूमने जा सकता हूं, कुछ खाने जा सकता हूं, किसी से फोन पे बात कर सकता हूं, अपने घर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी में मैं किसी भी गैर आदमी को अपने घर में घुसने से मना कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट टू एंजॉयमेंट है, हाँ है ना, राइट टू एंजॉय मेरे पास अधिकार है ना, कि मेरा मर्जी भाई, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, राइट, फ्रीली मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूं, ठीक है, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर कोई मुझे मारेगा पकड़ के, मेरे को थप्पड़ मारेगा, मेरे घर में घुस जाएगा बिना वजह, मेरे घर का सामान चोरी कर लेगा, या मेरे को कहीं पे आने जाने से रोक देगा, मेरे रास्ते में बीच में अपनी टांग अड़ाएगा या अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा, तो ये मेरे राइट को छीना जा रहा है, हाँ है ना, ये मेरे राइट को छीना जा रहा है। तो जब मेरे कोई राइट को छीनता है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी बननी चाहिए, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी बननी चाहिए कि यार ये मेरे घर में घुस गया है, या इसने मेरे को मारा है, या ये मेरे को अपने कहीं घूमने जाने से रोक रहा है, तो यार ये तो लाइबिलिटी है, सामने वाले व्यक्ति को बता रही है, तो लाइबिलिटी कौन बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ। मेरा राइट है ये कौन बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। तो अगर मेरा कोई राइट है या सामने वाले की कोई लाइबिलिटी है, तो ये सब चीजें बताई जाती हैं सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। एक बार सेक्शन नंबर 319 पढ़ना, एक बार सेक्शन नंबर 319 पढ़ो, मैं इतने आप लोगों के लिए ओपन अप कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 319 319, सेक्शन नंबर 319 बताओ क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेक्शन नंबर 319 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 319 बताता है हर्ट के बारे में, कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे मारता है, पीटता है, मेरे को ऐसी बीमारी पहुंचाता है, मेरे को ऐसा इंफॉर्मिटी पहुंचाता है, ठीक है, तो मेरे को क्या माना जाएगा, भाई मुझे हर्ट हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है। सामने वाले को मैं पनिशमेंट दिलाना चाहूंगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे राइट टू फ्रीडम को खारिज करा है, मेरे राइट टू फ्रीडम को खारिज करा है, यानी कि मेरे राइट टू फ्रीडम को छीन लिया है, जो कि गलत होगा। यार मेरा अधिकार है कि मेरे को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, मेरे को
मेरे को कोई काट नहीं सकता है, मेरे को कोई मार नहीं सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये राइट टू फ्रीडम है। ऐसे कोई करता है मेरे साथ में तो यानी कि मेरे राइट का वायलेशन है, मेरा फ्रीडम का वायलेशन है। तो अगर मेरा फ्रीडम का वायलेशन है तो इसका राइट क्या बता रखा है, मेरा राइट है कि हर्ट सामने वाले व्यक्ति को मैं सजा पहुंचाऊंगा। और सामने वाले व्यक्ति की लाइबिलिटी क्या है, अब बेटा तुम गए, लाइबिलिटी तुम्हारे पर क्या है 323 में, 323 पढ़ो एक बारी, 323 बताता क्या है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे जानबूझ के हर्ट पहुंचाता है तो उसके ऊपर कितनी सजा लगेगी, 1 साल की। कितनी सजा लगेगी, 1 साल की। अभी बताया था मैंने कि अगर मुझे कोई थप्पड़ मारता है, ठीक है, या मुझे मारपीट करता है मेरे साथ में, मेरे को घुसा मारता है, जो कि मेरा अधिकार है भाई, कि मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई मेरे को घुसा नहीं मार सकता, मेरे को थप्पड़ नहीं मार सकता, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई करता है तो मेरा राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है, तो अब सामने वाले व्यक्ति को मैं सजा दिलाऊंगा, ये मेरा राइट है, सामने वाले व्यक्ति की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति को मैं सजा दिलाऊंगा 1 साल की, सीधी सी बात है, बताओ कोई दिक्कत। अब हम क्या बोलते हैं यार, हम अपनी नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, यार मुझे ना हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, हम बोलते हैं ना। क्या आप किसी व्यक्ति को बोलो यार, यार मेरे को दिल में पेन हो रहा है, मेरे को दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, तुमने मेरे को ऐसी बात बोली, मैं हर्ट हो गया। तो इसको हम आईपीसी के अंदर अगर पढ़ेंगे, आईपीसी के अगर हम अंदर पढ़ेंगे, तो क्या आपके वाला हर्ट, नॉर्मल जो हम नॉर्मल लोग हम आपस में प्राइवेट बात करते हैं, तो क्या ये वो वाला हर्ट माना जाएगा, बताओ आईपीसी वाला, क्या ये आईपीसी वाला हर्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे अब हमेशा याद रखना कि भाई आप जो ये हर्ट वर्ड यूज कर रहे हो, ये हर्ट नहीं है, ये हर्ट नहीं है। हम बहुत बार ये सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे सुनते हैं कि यार तूने मुझे हर्ट कर दिया। तो इसका मतलब आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने तुझे हर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब इसकी पनिशमेंट कहां है, सेक्शन नंबर 323 के अंदर 1 साल की। अब एक्चुअल में तूने मुझे हर्ट कर दिया, इसका मतलब तूने मुझे बॉडीली पेन दिया है, यानी तूने मुझे मारा है, पीटा है, घुसे मारे हैं, मेरे को ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे मेरी बॉडी में खून निकला हो, ठीक है, खून निकला हो या कहीं निशान आ गया हो, ऐसा तूने मुझे हर्ट करा है। तो इसका मतलब तूने मेरे साथ ऐसी हरकत अगर करी होगी तो ही हम हर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपस में 2 लोग बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, यार मैं तुम्हारी बात से हर्ट हो गया, बात से हर्ट हो गए, ऐसा हो सकता है बताओ आईपीसी के अंदर? क्या बातों से बॉडीली पेन दिया जा सकता है? नहीं। डिसीज दी जा सकती है बातों से? नहीं। इन्फॉर्मिटी दी जा सकती है? नहीं। तो क्या ऐसे केस में हर्ट माना जाएगा? नो, नहीं माना जाएगा। तो ये एक दिमाग में ये क्लियर करके चलना कि नॉर्मल लोगों की भाषा अलग होती है, लेकिन लॉ की भाषा अलग होती है, याद रखिएगा। ये एग्जांपल एक पहला दिया, अभी 10 एग्जांपल और दूंगा मैं आपको दिमाग में और क्लियर करने के लिए। तो हर्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी, कि अगर कोई भी व्यक्ति बॉडीली पेन, डिसीज, इन्फर्मिटी देता है किसी अन्य व्यक्ति को तो हर्ट माना जाता है। याद हो गया, सब भूलोगे तो नहीं। इसकी पनिशमेंट कहां है? 323, 1 साल की, या फाइन या बोथ। बताओ, मुश्किल लगा? मुश्किल लगा? सीधी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा राइट टू फ्रीडम छीनता है, अगर कोई मेरा राइट टू फ्रीडम छीनता है, फिर वो बचेगा नहीं, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं आपको अभी हाथों हाथ क्लियर कर देता हूं। मेरे एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, यार एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, ठीक है जी, ये सभी जानते हैं। अब अगर ए नाम का व्यक्ति, लॉकडाउन लगा हुआ है, उसने क्या करा, अरे चलो यार मैं बाहर ना थोड़ा घूम के आता हूं, मेरा मन कर रहा है, मैं घर में बोर हो गया। अब ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति को क्या होता था, पुलिस वालों से डंडे पड़ते थे, जैसे हम मूवीज भी देखते थे, मूवीज में कह रहा हूं, न्यूज में देखते थे हम कि पुलिस वाले अब ए नाम के व्यक्ति को डंडे मारेंगे, हाँ है ना, या ए नाम के व्यक्ति से थोड़ा रिश्वत लेंगे, है ना, छोड़ने के लिए, केस दर्ज ना करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी ने सोचा इस बात के लिए कि अगर ए नाम का व्यक्ति, लॉकडाउन होते हुए सरकार ने बोला हुआ है लॉकडाउन लगा हुआ है, तब भी ए नाम का व्यक्ति घर छोड़ के जाता है, तब भी ए नाम का व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो ए नाम के व्यक्ति ने अपराध कौन सा करा? किसी ने सोचा इस बारे में? किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आप अभी मेरे को ये जवाब देते, अगर सोचा होता तो आप अभी मुझे इसका जवाब देते कि सर मैं बताऊंगा इसका सेक्शन, ठीक है। ये वैसे मैं आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूं कि आप लोग 271 कहां से आ गए तेजस्विनी, बताते, देखते हैं जरा 271 क्या लिखा हुआ है, 271 क्या लिखा हुआ है।
disobedience a quarantine rule. Whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government by putting into the quarantine वाली बात ही नहीं कर रहा मैंने कहा कि यहां पर क्वारंटाइन की बात ही नहीं कर रहा। क्वारंटाइन का तो मतलब है कि आप जब हॉस्पिटल में आपको बांध के रखा हुआ है, आप जाओगे नहीं, आप वहां छोड़ के भाग गए, वो वाली बात मैं वो नहीं कह रहा। 269 भी नहीं होगा का इकबाल जी। हाँ कोई बात नहीं तेजस्वी, आपने ट्राई अच्छा करा, लेकिन जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतने ज्यादा दिमाग में क्लियर होगा। इकबाल 269 नहीं होगा। ए नाम का व्यक्ति कोई खांस नहीं रहा है पब्लिकली, जुकाम नहीं, अपना खांसी नहीं फैला रहा है, ठीक है। ये तो बस अपने घर से जा रहा है, मास्क वास्क पूरा डाला है। ए नाम के व्यक्ति ने मास्क पूरा डाला है, प्रॉपरली पूरा फिट है, लेकिन घूमने निकल रहा है। बट सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। ए ने कौन सा अपराध करा? रश्मिता, बहुत बढ़िया आंसर। ए नाम के व्यक्ति ने अपराध करा सेक्शन नंबर 188 ऑफ आईपीसी। एक बार ओपन करो, मैं भी आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूं। इतने आपके पास अगर बेरक है तो इतने आप लोग भी ओपन करो। 188 ऑफ द आईपीसी। हमने दिमाग ही नहीं लगाया था कभी, लेकिन अब लगाएंगे ना, धीरे धीरे हम लगाएंगे, धीरे धीरे। ये देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 188 ऑफ आईपीसी। चलो क्या बताता है इसके अंदर? डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated by public servant, whoever knowingly that by any order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act or to take such order with a certain property वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट के लिए। और अगर कोई डिसओबे करता है तो उसके ऊपर पहले तो बचा इसको छोड़ दिया जाएगा, 1 महीने की सजा हो सकती है या 200 रुपए का फाइन हो सकता है, ठीक है। अगर वो इतने बुरा वाला हरकतें कर रहा है जिससे सामने वाले व्यक्ति को डेंजर हो जाए, तब नहीं बख्शेंगे, तब उसके बाद 6 महीने की सजा, फाइन जो है 1000 रुपए का बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ कि अगर कोई सरकार के दिया गया ऑर्डर को पालन नहीं करता है, बदतमीजी करता है, तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 188 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगेगा। चलो और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा एक और, मेरा दिमाग चल रहा है अभी थोड़ा, तो इसलिए आपका दिमाग भी बहुत चलना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मैं आपको ना फेमिलियर करा रहा हूं पूरी आईपीसी से, याद रखना, मैं आप लोगों को फेमिलियर करा रहा हूं पूरी आईपीसी से, ताकि आपको एक एक प्रोविजन थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रहेगा। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने बहुत मारा नहीं, ज्यादा नहीं मारा, थोड़ा बहुत मारा, इसको बी नाम के व्यक्ति को। ए ने बी को बहुत मारा। अब इस केस में बी नाम के व्यक्ति को क्या हुआ बताओ? अभी तो सिखाया तुम लोगों को। बी नाम के व्यक्ति को क्या हुआ? अरे बताओ यार, बी नाम के व्यक्ति को क्या हुआ? हर्ट हुआ। बी नाम के व्यक्ति को क्या हुआ? हर्ट हुआ, ठीक है। एंड साथ में मैं ये बोल सकता हूं इंजरी भी हुई है। बताओ, हम बोलते हैं ना, अरे यार मेरे को ना बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, हम बोलते हैं अपना नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर, यार मेरे को बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, मेरे इंजरी हो गई यार, ठीक है, मेरे इंजरी हो गई। जैसे हम बोल देते हैं हमारे खून आने को बोल देते हैं कि हमारे खून आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंजरी हो गई, ठीक है। बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे नॉर्मल भाषा में, डॉक्टर को बोलते नहीं, डॉक्टर साहब मेरे पट्टी कर दो, मेरी इंजरी हो गई है, मेरे डॉक्टर साहब मेरे पट्टी कर दो, इंजरी हो गई है। ये बोलते हो तुम लोग? भाई मैं भी बोलता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी बोलते होंगे, आप किसी से सुनते भी होंगे, और केमिस्ट वाले के भी बोलते होंगे, दवाई वाले भैया हमारे चोट लग गई है या इंजरी हो गई है, उसकी कोई दवाई है आपके पास? ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इंजरी हम ये शब्द वर्ड यूज करते हैं, हम गलत वर्ड यूज करते हैं। सेक्शन नंबर 44 खोलो एक बारी, सेक्शन नंबर 44 ऑफ आईपीसी, ठीक है। सेक्शन नंबर 44 ऑफ आईपीसी खोलो, मैं भी खोलता हूं, आप लोग भी खोलो। सेक्शन नंबर 44। चलो जी, मैंने ओपन कर लिया, आप लोग भी ये देखो क्या बता रखा है हमारे को इंजरी के बारे में। इंजरी का मतलब क्या होता है? कोई भी हार्म अगर पहुंचाया गया है इलीगली तरीके से किसी भी व्यक्ति को, कहां पे? बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, रेपुटेशन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो ही इस चीज को हम इंजरी बोलते हैं। तो इंजरी से हमें क्या पता लगा कि अगर कोई भी तरह का हार्म पहुंचाया गया है इलीगली तरीके से, कहां पे पहुंचाया गया है? बॉडी में, या फिर माइंड में, या फिर रेप्यूटेशन में,
या फिर अपना प्रॉपर्टी में। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंजरी बोलते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बोला? मेरे डॉक्टर साहब, मेरे जो है यहाँ पे चोट लग गई है या मेरे इंजरी हो गई है, दवाई दे दो। तो क्या ये चोट लगना, खून आना, इंजरी क्या आईपीसी वाली इंजरी से माना जाएगा? बताओ, नहीं माना जाएगा। माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आईपीसी वाली इंजरी अलग है और आप जो बोल रहे हो वो इंजरी अलग है। ठीक है, तो हम है लॉ वाले, हम है लॉ पढ़ने वाले। अब इस केस के अंदर हमारे को अगर लॉ पढ़ना है तो हमारे को एक एक बात को समझना जरूरी है, डिफरेंस को समझना जरूरी है। ठीक है, और हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपना डेली जीवन के अंदर, अब थोड़ा थोड़ा आपको रियलिटी समझ में आ रही होगी। यार हम क्या बोलते थे, एक्चुअल में था कुछ और, हम बोलते कुछ और थे। तो अब आप याद रखोगे कि भाई आपसे इंजरी बोल रहा है, इंजरी हो गई है मेरे, तो आप उसे बोलोगे कि भाई तेरे इंजरी नहीं हुई है। अगर तेरे इंजरी हुई होती तो तेरे को किसी ने हार्म कॉज करा होता, इलीगली कॉज करा होता, तेरी बॉडी में, तेरे माइंड में, तेरे रेपुटेशन में, तेरे प्रॉपर्टी में, तब जाके तुझे इंजरी होती। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, यार ये इलीगल का मतलब क्या होता है? ये इलीगल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलीगल का। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, ये इलीगल, इलीगल क्या बोलते हैं आप देसी भाषा में बताओ? नॉर्मल भाषा में तुम लोग इलीगल को क्या बोलते हो? भाई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इलीगल है ये बंदा, जो है कुछ भी कर रहा है, इलीगल है। हम तो नॉर्मल बोलते हैं ना, भाई इलीगल है ये तो। ठीक है, इलीगल है, हाँ है ना? या फिर मान लेते हैं कुछ भी, मतलब कोई भी चीज हम नॉर्मल भाषा में, तुम लोग बताओ क्या बोलते हो इलीगल को? ठीक है, आईपीसी की डेफिनेशन पढ़ के मत बताना। चलो खोलो एक बार सेक्शन नंबर 43 खोलो, सेक्शन नंबर 43 खोलो। इलीगल, गैर कानूनी, इलीगल। व्हाट इज नॉट इलीगल? हाँ तेजस्विनी करिए, व्हाट इज नॉट लीगल? इट इज इलीगल। ठीक है, सही बात बोली तेजस्विनी आपने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो मुद्दे पे आते हैं, 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 मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 43 पे कि हम जो सोचते हैं क्या वो ये इलीगल? देखते हैं। लीगली बाउंड टू डू, अगर कोई काम करने के लिए मैं लीगली बाउंड हूं, लेकिन मैं तब भी नहीं करता, कि भाड़ में जाए, मैं तब भी नहीं करता, भाड़ में जाए, तो मेरा एक्ट क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मान लो मेरा यहां पे लीगली बाउंड हूं कि पब्लिक प्लेस में मेरे को गाड़ी धीरे चलानी है, मेरे को गाड़ी धीरे चलानी है, लेकिन मैं तब भी तेजी रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं, तो क्या मेरा जो हरकत है वो इलीगल होगी या नहीं होगी? बताओ भाई, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वहां पे मेरी लीगल ड्यूटी क्या है कि मेरे को गाड़ी धीमे चलानी है, इसके लिए मैं लीगली तरीके से बाउंड हूं, मैं बाउंड हूं। अगर मैं ये हरकत करता हूं, मैं बाउंड होते हुए मैं कोई मतलब गाड़ी तेज चला रहा हूं, तो इस केस में क्या माना जाएगा? इस केस में क्या माना जाएगा? मेरा एक्ट इलीगल था, मेरा एक्ट इलीगल था। समझ में मेरी बात? बताओ लॉजिक वाइज समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को, खड़े खड़े मैं बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर कर दूंगा, आपको दिमाग घर जाके रटना नहीं पड़ेगा। अब ये रटना कैसे होता है, याद करना कैसे होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा अभी, कि सर आईपीसी के इतने सारे सेक्शंस हैं, मेरे को याद नहीं होते, मेरे को रट्टा नहीं लगाया जाता, मुझे रट्टा लगाना नहीं आता। क्या रट्टा लगाना पड़ता है या नहीं, याद करना पड़ता है या नहीं, अभी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा साथ साथ चलना मेरे, थोड़ा सा साथ साथ चलना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इलीगल का मतलब क्या बता रखा है कि पहली बात, कोई भी व्यक्ति का एक्ट ऐसा हो जिसके लिए वो लीगली बाउंड हो, लेकिन वो फिर भी लीगली बाउंड वाली हरकत नहीं कर रहा, तो उसका एक्ट क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। पहली बात, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, हर एक चीज जो अपने आप में अपराध हो वो इलीगल है। हर एक वो चीज जो कानून ने करने से मना कर रखी हो वो इलीगल है। हर एक वो चीज जहां पे सिविल एक्शन लिया जा सकता है, किसी भी हरकत के ऊपर सिविल एक्शन लिया जा सकता है, वो इलीगल है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति को बोला गया है कि भाई तुम लीगली बाउंड हो, लेकिन तुम हरकत करते हो फिर भी ओमिट वाली, तो आपका एक्ट क्या माना जाएगा? इलीगल। बात ही खत्म। आईपीसी ने इलीगल को कैसे डिफाइन करा है? कोई भी अपराध है, अगर कोई भी अपराध किया है आपने तो इलीगल है, आपका एक्ट इलीगल है। अगर कोई कानून ने आपको कोई हरकत करने से मना करा है, तब भी आप वो हरकत करते हो, तो आपका एक्ट इलीगल है। अगर आपने कोई ऐसी हरकत करी है जिससे सामने वाले व्यक्ति को परेशानी हुई है और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कंपनसेशन मांग कर सकता है, तो आपका एक्ट इलीगल है। और अगर आपके ऊपर कानून के अंदर आप बाउंड थे कि आप ये हरकत नहीं करोगे, लेकिन आप तब भी ये हरकत करते हो, तो आपका एक्ट क्या माना जाएगा? इलीगल है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? किसी को कोई डाउट? अरे बताओ भैया बताओ, किसी को कोई डाउट?
ठीक है, मन तो लगाना पड़ेगा भाई पढ़ाई के अंदर, मन तो लगाना पड़ेगा भाई पढ़ाई के अंदर, बिना मन लगाए आपका काम नहीं बनेगा, याद रखना। पढ़ाई के अंदर मन लगाना बहुत अपने आप में कला है, ठीक है, हर कोई लगा नहीं पाता, हर कोई लगा नहीं पाता, ठीक है, हर कोई लगा नहीं पाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन लगा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, याद रखना, बहुत कम लोग होते हैं, वरना आधे से ज्यादा दुनिया तो मजबूरी में पढ़ाई कर रही है अपने, याद रखना। ये मैं गवाह तो हूं साथ साथ, और आप लोग भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते होंगे, आधे से ज्यादा दुनिया जो है अपनी जो पढ़ाई है ना वो मजबूरी में देख रही है, ठीक है। और क्या नाम है, मुस्कान, आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर मेरे को लैपटॉप में मेरे को अपनी क्लास लेनी हो तो मैंने ना ये जो आईपीसी का बैच है ना, ये मैंने लैपटॉप के अंदर भी फीचर ऑन करा हुआ है, बट मेरे को नहीं पता कि कैसे चालू होगी। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना कि लैपटॉप के अंदर भी ऑप्शन तो मैंने डाला है, ठीक है, डाला हुआ है, मैं ट्राई करके देखो। वैसे ट्राई कर नहीं सकता यार, मैं मेरा एक लैपटॉप पे तो क्लास चल ही रही है ना, बट मैंने फीचर तो ऑन करा हुआ है, ठीक है। अब आपको एक बार देखना पड़ेगा कि लैपटॉप में चल जाएगी नहीं चल जाएगी, ठीक है, बट इसमें ना सिक्योरिटी बहुत है, सिक्योरिटी फीचर बहुत है एप्लीकेशन के ऊपर। मेगा, हाँ लैपटॉप पे चल जाएगी ये वाली क्लास, एक बार मेगा ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके देखो, वरना मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने ना फीचर ऑन करा हुआ है। नहीं, एप्लीकेशन तो मुस्कान फोन में ही इंस्टॉल होगी, लैपटॉप में नहीं होगी, ठीक है। बट क्या है कि जो मैंने आपको लिंक दिए है ना, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे भी खुल जाती है, ठीक है, वेबसाइट भी खुल जाएगी, हालांकि मैं सेंड भी कर दूंगा वेबसाइट वाला वो, ठीक है, ट्राई करके देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लैपटॉप पे भी ऑन हो जाएगी, मैंने ऑन तो करा है भाई, देखो फीचर ये वाला, बाकी मेरे को पता नहीं, बट एक बार ट्राई करके देखना, बाकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी ना सुबह 11 बजे वाली, उसके लिंक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, वो लिंक आप एक बार अपने लैपटॉप पे भी ऑन करके देखना, ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं, आज के टॉपिक के ऊपर मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा बातें वगैरह हम नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, चलो। तो इलीगल का मतलब हमने क्या पढ़ा, इलीगल का मतलब क्या होता है, कोई भी अपने आप में ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस अगर कानून ने बता रखा है वो इलीगल है, कोई भी एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, कोई भी एक्ट जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ के जरिए वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। और क्या बात पढ़ी हमने, अगर कोई भी एक्ट ऐसा है विच डिराइव सिविल एक्शन, सिविल एक्शन वो हमारा इलीगल है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई भी व्यक्ति लीगली बाउंड है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ओमिट करता है, तो उसका एक्ट क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जो हम अपना डेली भाषा में, डेली लैंग्वेज में, डेली जीवन में जो हम टर्म यूज करते हैं इलीगल, जो हम टर्म यूज करते हैं अपना इलीगल, ठीक है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ना, तो क्या वो आईपीसी से अलग है, बिल्कुल अलग है। आईपीसी ने बोला है कि अगर कोई अपराध है आपके द्वारा जो किया गया है तभी आपका एक्ट इलीगल माना जाएगा, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इलीगल माना जाएगा, एक्ट डिराइव फ्रॉम सिविल एक्शन इलीगल माना जाएगा, लीगली बाउंड या ऑमिट है तो आपका एक्ट इलीगल माना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और जो लोग अभी नए बच्चे हैं ना, सारे नए स्टूडेंट है, याद रखिएगा ये सारे प्रोविजंस दोबारा पढ़ाए जाएंगे। मेरा मेन आपको इंटेंशन ये है पूरे के पूरे फैमिलियर करवाना, आपको आईपीसी से दोस्ती करवाना, आपको आईपीसी से एक तरीके से अटैचमेंट करवाना, ताकि आप प्रोविजंस को देख के डरोगे नहीं, यार ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, ये तो सर ने हमारे को पहले एक बार ही पढ़ाया था, ये तो सर ने हमारे को फेमिलियर इससे करवाया था, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो कौन सी धारा लगेगी, आपसे अगर कोई पूछता है हर्ट, तो हर्ट का मतलब आप बता पाओगे, आपसे कोई पूछता है सब्सटेंटिव लॉ का मतलब वो बता पाओगे, आपसे कोई पूछता है कि आईपीसी के अंदर कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, आप वो बता पाओगे, आपसे कोई पूछता है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो अगर कोई अपना हरकत करेगा, बाहर निकलेगा, सरकार के दिए हुए और आदेशों का पालन नहीं करेगा, कौन सी सजा लगेगी, आप बता पाओगे। आपको अगर कोई बोले कि अगर कोई मेरे साथ मारपीट करता है तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, कितनी पनिशमेंट लगेगी, आप बता पाओगे। आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर एक्चुअल में इंजरी का मतलब क्या होता है, आप वो बता पाओगे। आपसे कोई पूछे इलीगल का मतलब क्या होता है, आप बता पाओगे। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इतनी आसानी से तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलो, अब इसके अंदर हमने इलीगल पढ़ लिया, एक एग्जांपल के रूप में आपको देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक ना हॉस्पिटल था, ठीक है, आप लोग इसका जवाब देना, देखते हैं आपके अंदर कितना दिमाग है, ठीक है, देखते हैं आप लोगों के अंदर कितना दिमाग है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, ठीक है, हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी भी रखी हुई थी, ठीक है, डेड बॉडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये डेड बॉडी थी हॉस्पिटल में, और ये डेड बॉडी है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये डेड बॉडी है। डॉक्टर ने क्या करा, इसकी डेड बॉडी में से किडनी किडनी निकाल ली, ठीक है, किडनी निकाल ली, मैं लिख देता हूं, किडनी निकाल ली, एंड एक पेशेंट था, इसको किडनी की जरूरत थी, ठीक है, ये किडनी इसको लगा दी, ठीक है, ये किडनी इसको लगा दी। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, व्हाट ऑफेंस डॉक्टर कमिटेड इन आईपीसी, व्हाट ऑफेंस डॉक्टर कमिटेड इन आईपीसी, दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या हुआ, डॉक्टर आया, एक डेड बॉडी, एक किडनी निकाली, इसके लगा दी, खत्म बात। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन सा अपराध है बताओ, अपराध कौन सा है, अपराध बता दो भाई, बस मुझे आप लोग अपराध बता दो भाई, अपराध अपराध बता दो, व्हाट ऑफेंस डॉक्टर कमिटेड। देखते हैं तुम लोगों का दिमाग कितना है। ये रश्मि ने कोई डरावने शब्द लिखे हैं, मेलफियंस, नॉन मेलफियंस, मिसफियंस, बताओ पहले तो मुझे अपराध बताओ, व्हाट ऑफेंस डॉक्टर कमिटेड इन आईपीसी। और आप लोग ये भी बोल दो कि सर मुझे नहीं पता। जॉय सरकार ने बोला थेफ्ट, ओके, मैं जॉय सरकार का अपना जवाब यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं पता ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप लोग अपने अपने जवाब बताते रहो। नुसरत ने भी बोला थेफ्ट, अंजलि ने बोला सर चीटिंग, ओके, और बताओ, और बताओ लोग, और बताओ। हम सोचते नहीं है ना ज्यादा, इसीलिए तो हमारे को दिमाग में आता है। 44 इंजरी कह रहे हैं ये, ठीक है, 44 इंजरी अपने आप में पनिशमेंट, ये तो डेफिनेशन है ना 44 की तो। ग्रीवियस हर्ट गौरव कह रहे हैं, ओके, और बताओ, और लोग बताओ, ठीक है, चलो सब लोगों का जवाब यही है, इन सब में से ये। चलो एक बारी थेफ्ट की डेफिनेशन खोलो, एक बारी सेक्शन नंबर 378 ओपन अप करो, थेफ्ट डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, थेफ्ट डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ओपन अप कर रहा हूं, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी अपने बेरक के अंदर ओपन करो, अगर आपके पास बेरक है, नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर रुक जाओ, बस वेट करो। जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी मजा नहीं आएगा पढ़ने में, याद रखना, जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी पता नहीं लगेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, और ऐसे ही जीवन चल रहा है लोगों का। क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी जब तक आएगी नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। देखो थेफ्ट क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति इंटेंशन डिसऑनेस्टली की रखता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर ऑफ सच टेकिंग स्टेप टू कमिट थेफ्ट। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या किडनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बताओ जरा, क्योंकि अगर किडनी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, किडनी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, देखो मैं लिख भी देता हूं, किडनी अगर, क्योंकि यहां पे थेफ्ट का मतलब क्या बता रखा है, देखो थेफ्ट के अंदर बोला है कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के इंटेंडिंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ठीक है, मूव करता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, वो सब बातें अलग हैं, ठीक है, तो उसको हम चोरी बोलते हैं। अब यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है तभी जाके थेफ्ट होगा, हाँ है ना। जैसे एक बच्चे ने कहा, किसने कहा, जॉय ने कहा ना कि सर थेफ्ट है, और भी बच्चों ने कहा, अंजलि ने, नुसरत ने कहा थेफ्ट है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्वेश्चन ये आ गया, क्या किडनी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आप लोग बताओ, हाँ है ना, ठीक है, क्या ये किडनी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आप बोलो ना भाई, हाँ है ना, भाई आप सीधा बोलो सर हमें कैसे पता, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी पता ही नहीं। तो इसको जांचने के लिए सेक्शन नंबर 22 खोलो, इसको जांचने के लिए सेक्शन नंबर 22 खोलो, सेक्शन नंबर 22 ऑफ आईपीसी, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं, सेक्शन नंबर 22 ऑफ आईपीसी खोलो, जो हमारे को मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जब तो मैंने कहा था
35% सिलेबस आपका केवल और केवल डेफिनेशन से ही कवर अप हो जाएगा आईपीसी का। ठीक है, लोगों को भरोसा नहीं होता ना मेरी बात पे। मेरी बात पे क्या मतलब, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल बात है। सेक्शन नंबर 22 ओपन अप करते हैं, एक सेकंड वेट करो, बस एक सेकंड, आ गए हम 22 पे आ गए। क्या बता रखा है सेक्शन 22 में? मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी चीज होती है भाई? देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी वो चीज होती है जो अपने आप में कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो, लैंड के अलावा, धरती के से जो गड़ी हुई चीजें हैं उसके अलावा, जो धरती से गड़ी हुई चीजें हैं अच्छे से उनके अलावा, जो भी सारी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होंगी, जो भी सारी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होंगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया, भाई साहब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या होता है? इन्होंने क्या बोला, देखो सीधी सीधी बात इन्होंने ये बोली है, कोई भी कॉर्पोरल, स्पेलिंग क्या है ये, कॉर्पोरल, कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब ये भाई साहब भला कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें क्या पता? बताओ, किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या होती है? बताओ। अगर मुझे कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में पता लग गया तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो पता लग जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पता लग गया तो किडनी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं ये पता लग जाएगा मुझे, है ना? देखो, लिखना चाहो आप लिख लो। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच हैज, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच हैज प्रोप्राइटरी वैल्यू, विच हैज प्रोप्राइटरी वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ। और ब्रैकेट में लिख लो, और ब्रैकेट में लिख लो, तुम लोगों को और कंफ्यूजन ना हो, लीगली जिनको सेल परचेज किया जा सकता हो, लीगली जिनको सेल परचेज किया जा सकता हो। ठीक है, ऐसा करके लिख लो, दिमाग में कभी कंफ्यूजन आएगी नहीं। किया जा सकता हो, वो सारी प्रॉपर्टी होती है कॉर्पोरल। मोबाइल, रिमोट, घड़ी, गिलास, मेरा चार्जर, मेरी ये लाइट, मेरा लैपटॉप, मेरा पंखा, पंखा तो चलो दीवार से लग गया, मेरी घड़ी, ठीक है, और मेरी स्कूटी, ठीक है, ये सारी क्या है? टेंजिबल वगैरह भी छोड़ो रश्मिता, ये नॉर्मल बात है। प्रोप्राइटरी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी प्रोप्राइटरी वैल्यू होती है कानून की नजर में, वो सारी प्रॉपर्टी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है। और अगर कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिनको तुम कानून की नजर में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, ये रिमोट 100 रुपए, या फिर आप मार्केट के अंदर जाते हो ये चद्दर 100 रुपए, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? खरीदी बेची जा सकते हैं। कहीं तुमने सोचा किडनी 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, ये बढ़िया वाली किडनी है, ये बेकार वाली किडनी है, बढ़िया वाली किडनी मैडम 500 रुपए की है, बेकार वाली किडनी मैडम 250 रुपए की है। आपने सुना है कभी ऐसा? बताओ, ऐसा सुना है कभी जीवन में? मैंने तो सुना नहीं है। अब बताओ, क्या किडनी को सेल परचेज किया जा सकता है कानून की नजर में? क्या किडनी की कोई प्रोप्राइटरी वैल्यू है कानून की नजर में? बताओ जरा। नहीं किया जा सकता, तो क्या किडनी को मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जा सकता है? दिस इज माई नाउ क्वेश्चन। क्या किडनी को मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन नंबर 22 बोला जा सकता है? नो। और अगर इसे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला जा सकता तो क्या इसे थेफ्ट बोला जा सकता है? नो, नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता है। तो ये बात भी मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि भाई ये थेफ्ट तो है नहीं, ठीक है, ये थेफ्ट तो है नहीं, ठीक है। जो लोगों ने अपना ये थेफ्ट बोला था, क्लियर हो गया ना भाई? जब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो थेफ्ट कहां से हो जाएगा? क्योंकि थेफ्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी का होना, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का होना। ऐसी प्रॉपर्टी के जैसे मैं आपके घर से मोबाइल चुरा के ले गया, घड़ी चुरा के ले गया, तो थेफ्ट का लग सकता है, ठीक है, थेफ्ट लग सकता है। क्यों? वहां पे ऐसी चीज मैंने चुराई है जो मूवेबल है, जिसकी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, जिसकी ऐसी चीज चुराई है जो प्रोप्राइटरी वैल्यू इन कानून की नजर में है। ठीक है, चलो अब क्या होगा फिर, दिमाग लगाओ। चीटिंग भी नहीं हो सकता, चीटिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है, चीटिंग भी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आप चलो खोल के दिखा देता हूं, तुम लोग कहीं बोलो कि सर आप तो हम ज्यादा बता ही नहीं रहे, हमारे को आप तो बता ही नहीं रहे। 415 खोलो एक बार, 415 खोलो, या 415 भी मत खोलो, चलो चीटिंग की बाद में बात करूंगा, अभी नहीं बता रहा मैं चीटिंग के बारे में, क्योंकि इसके लिए डिसऑनेस्टली ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा, अभी बताऊंगा। ये चीटिंग भी नहीं होगा, बट इतना समझ लो। और क्या होगा? और एक बच्चे ने ग्रीवियस हर्ट बोला था, वो जरा अपना चेहरा दिखाएगा, कौन था? गौरव थे, गौरव। गौरव बताना जरा, तुमने ग्रीवियस हर्ट क्या सोच के बोला? गौरव, तुमने ग्रीवियस हर्ट क्या सोच के बोला, थोड़ा बताओ मेरे को।
ग्रीवियस हर्ट पे चलो हम लेके आ जाते हैं ना, इतने लेके आ जाते हैं। 320 खोलो, 320। गौरव जरा बताओ तुमने ये क्या बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट क्या सोच के बोला? कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो सोच के बोला होगा, ये ऐसे ही बोल दिया मुझे मुझे में सर मन कर रहा था मेरा बोलने का, मेरा मन कर रहा था बोलने का, मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया तो। देखो भाई, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? इमैस्कुलेशन, परमानेंट तरीके से भाई आंख फोड़ देना, परमानेंट कान का पर्दा तोड़ देना, ठीक है, कोई भी हाथ पैर तोड़ देना, ठीक है, कोई भी जॉइंट को तोड़ देना, सर फोड़ देना, ठीक है, दांत तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, ठीक है, इतनी बुरी तरह मारना जो 20 दिन तक तुम बंदे को बेड रेस्ट पे भेज दो। ये सारी चीजें क्या है? ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ग्रीवियस हर्ट। समझ में आ गई? इमैस्कुलेशन कर देना, आंख तोड़ देना, कान फाड़ देना, और जॉइंट तोड़ देना, यहां भी जॉइंट तोड़ देना, सर फोड़ देना, दांत तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, सब है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवियस हर्ट। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है हमारे दिमाग में। एक बात बताओ, ये डॉक्टर भाई ने हमारे एक बंदे की किडनी निकाल के दूसरे बंदे के अंदर डाली है, तो इसकी बॉडी के अंदर ये कट मारा होगा बॉडी के अंदर कट करा होगा ना? अरे ये बॉडी से खाल में से कट करा होगा ना, जब तो किडनी निकालेंगे, हाँ है ना? तो ये दूसरे को ये कट मारना, ब्लेड मारना, ठीक है, और उसमें से फिर किडनी निकालना, और उस किडनी निकालने के लिए तो बॉडी पार्ट कट करने पड़ेंगे ना। तो क्या अपने आप में ग्रीवियस हर्ट होगा? बताओ, हाँ है ना? क्या ये अपने आप में ग्रीवियस हर्ट होगा? बिल्कुल होगा। ये अपने आप में ग्रीवियस हर्ट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो डॉक्टर इज पनिशेबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, डॉक्टर इज पनिशेबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, कि उसने बॉडी को काटा पीटा है, ठीक है। तो इसके लिए अंडर सेक्शन नंबर 320, और पनिशमेंट कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 325 के अंदर। देखना 3 साल है 2 साल है? मेरे हिसाब से 3 साल होगी, चेक कर लेता हूं मैं। ये रहा ना, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये रहा। तो अगर कोई भी व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है जानबूझ के, तो कितनी सजा? ओ तेरी 7 साल की, मैं तो 3 साल पे आ रहा था, एंड फाइन, ठीक है। 7 साल की सजा है, साथ में फाइन है, ठीक है, 7 साल की सजा साथ में फाइन है, छोटे मोटा अपराध नहीं है। तो डॉक्टर 7 साल के लिए अंदर जाएगा, डॉक्टर 7 साल के लिए अंदर जाएगा सीधा सीधा, और साथ में फाइन भी भरेगा, प्लस फाइन, क्योंकि एंड फाइन लिखा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, और समझते हैं। अब एक शब्द लिखा हुआ है हमारा डिसऑनेस्टली। तुम मेरे को एक बात बताओ, डिसऑनेस्टली कहां पे डिफाइन है? पहले तो समझ लो, डिसऑनेस्टली डिफाइन है सेक्शन नंबर 24 के अंदर, डिसऑनेस्टली डिफाइन है सेक्शन 24 के अंदर। आप लोग ये मत सोचना कि भाई मैं आपको आईपीसी ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं आईपीसी का, ठीक है। मेरी 2 या 3 क्लासेस ओवरव्यू में जाती है हर सब्जेक्ट की, हर बच्चा जानता है, जो पुराना बच्चा है ना, वो मेरे स्टाइल को ये बात जानता है कि मैं 2 या 3 क्लास ओवरव्यू के लिए लेता हूं, ताकि बच्चे को फेमिलियर करवाता हूं, ताकि जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका डर निकल जाए, उसे पता हो कि मेरे को आधे से ज्यादा चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, देख चुका हूं, एक नजर मार चुका हूं, फेमिलियर हो चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा डर निकल रहा होगा आईपीसी से आप लोगों का, है ना? समझ लो थोड़ा। तो मैं 3 या 4 क्लास अपनी थोड़ी सी फेमिलियर वाली लेता हूं, फिर एकदम मैं अपना मेन कोर्स पे आ जाता हूं। पहले मैं आपको स्टार्टर खिलाता हूं, ठीक है, फिर मेन कोर्स खिलाया जाता है। चलो, डिसऑनेस्टली एक बात बताओ, आप अपनी देसी भाषा में, नॉर्मल भाषा में डिसऑनेस्टली को क्या बोलते हो? कोई बता सकता है? आप अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर डिसऑनेस्टली को क्या बोलते हो? कैसे बोलते हो? या तूने मुझे, सर वो तो डेड बॉडी था ना, डेड बॉडी के ऊपर ऑफेंस कमिट किया है। हाँ तो, हाँ तो रश्मिता, चीरा लगाया ना, चीरा बॉडी तो काटी है ना, बॉडी काटना, अरे बॉडी काटना, बॉडी काटने के ऊपर कह रहा हूं मैं, बॉडी काटना, डॉक्टर ने बॉडी काटी है। हाँ क्या? हाँ, ये बॉडी काटी है ना, यहाँ पे, यहाँ से कट लगाया है, कट लगा के फिर दूसरी बॉडी को यहाँ पे लगा दिया, इसके किडनी को, बात ही खत्म। ग्रीवियस हर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, डिसऑनेस्टली की बात हम कर रहे थे, बताओ आप लोग डिसऑनेस्टली को कैसे पहचानते हो? डिसऑनेस्टली को कैसे पहचानते हो? देखो इसके अंदर रश्मिता मैं इतना टेक्निकल बात करूं ना, तो यहाँ पे एक सेक्शन 297 भी पढ़ोगे वो भी आ सकता है, ठीक है, 297 पढ़ोगे वो भी आ सकता है, ठीक है, साथ में सेक्शन 320 भी आ सकता है, ठीक है। अभी मैं इतने टेक्निकल बात करनी ना, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा, मतलब जब अगला सेशन हम लेंगे 297 के ऊपर भी आऊंगा कि अगर कोई डेड बॉडी को
कोई भी अपराध करता है डेड बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो सेक्शन 297 भी आता है, ठीक है, बताऊंगा उसके ऊपर फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो ठीक है, थोड़ा लॉजिकली समझना है, अभी रश्मिता ने बात छेड़ी है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली समझना, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली समझना। अगर कोई अपराध लड़की के ऊपर किया जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस, तो उसको हम रेप बोलते हैं, हाँ है ना, ठीक है। हमारा 376 के अंदर डिफाइन है, 375 के अंदर डिफाइन है, ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन अगर कोई डेड बॉडी के ऊपर रेप का अपराध करते, ठीक है, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करे तो क्या अपराध होता है, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, किसी ने सोचा इस बारे में? कोई सोचता नहीं है, कोई सोचता नहीं है इस बारे में। अगर रेप का अपराध करोगे तो भाई वो तो जिंदा लड़की होनी चाहिए, ठीक है, तभी रेप का ऑफेंस बनेगा, सेक्शन 375 तभी तो बनेगा, ठीक है। लेकिन मुद्दे वाली बात ये है कि अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी पे अगर कोई रेप का अपराध करता है, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस, जैसे हम वो देखते हैं ना अखबारों में कि भैया ये न्यूज में आया है, लेकिन किसी ने सोचा क्या? कोई नहीं सोचता इस बारे में, तो सेक्शन नंबर 297 का अपराध बनता है। यहाँ पे शायद 2 साल की सजा है, चेक कर लेना एक बारी, 2 साल की सजा है यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ 2 या 3 साल की सजा होगी, बट हमारा ऑफेंस 297 बनेगा। इसके बारे में बता दूंगा बाद में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा इस बारे में भी है। चलो इसको अभी भी हम साइड रखते हैं, ठीक है, इसको भी हम साइड रखते हैं, इसको अभी हम साइड रखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली हम क्या बोलते हैं, यार तूने मेरे साथ बेईमानी करी है, तूने मेरे साथ झूठ बोला, यार तू डिसऑनेस्ट आदमी है, ठीक है, तू जो है डिसऑनेस्ट आदमी है, तूने मेरे को झूठ बोला, तूने मेरे साथ गलत किया, तू डिसऑनेस्ट है, ठीक है। हम अपना देसी भाषा में यही बोलते हैं, डेली लैंग्वेज में। क्या कानून के अंदर भी यही बोला गया है क्या? आ जाओ एक बार सेक्शन 24 खोलो, सेक्शन 24 एक बारी मैं ओपन अप कर लेता हूं, आप लोग भी ओपन अप कर लो, अगर आपका बेरेक्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन के ऊपर देख लेना, सेक्शन नंबर 24। तो हमारे को अपना कानूनी दांवपेज अपना सुधारना है। हम अपना डेली लाइफ के अंदर इतने कानून को भूल जाते हैं और ये जो अपने ही शब्द बना लेते हैं हम खुद। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के रॉन्गफुल गेन आपको पहुंचाता है या रॉन्गफुल लॉस आपको पहुंचाता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? डिसऑनेस्ट है। ऐसा व्यक्ति ने क्या किया है? डिसऑनेस्टली कोई काम किया है। तो डिसऑनेस्टली से हमें क्या समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है? डिसऑनेस्टली किया है। अब ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? भाई मुझे तो पता नहीं। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, इसके लिए सेक्शन 23 पढ़ो, इसके लिए सेक्शन 23 पढ़ो। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, मैं आईपीसी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं आप लोगों को फैमिलियर करा रहा हूं पूरी की पूरी आईपीसी से, ताकि आप लोगों के मन में कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे को कुछ आईपीसी में आता जाता है। मैंने भी 2, 4, 5, 10, 50, 100 सेक्शन जो है खोल के ऐसे ऊपर ऊपर से देखे हैं, तो मैं किसी से बहस करने लायक हूं, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, तो क्या कहता है हमारा सेक्शन 23, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 23 कहता है कि भाई देखो, अगर कोई भी अनलॉफुल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉन्गफुल गेन का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके लिए मैं हकदार नहीं होता, तो मेरा क्या है? रॉन्गफुल गेन है। रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है? रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी मुझसे चली जाती है जिसको लीगली तौर पे मैं ऑथराइज नहीं था अपने आप प्रॉपर्टी को लूज करने के लिए, तो मैंने क्या करा है? रॉन्गफुल लॉस करा है। फॉर एग्जांपल, ए नाम का व्यक्ति जो है मेरे घर से मेरी घड़ी चोरी करके ले गया। ए नाम का व्यक्ति एक मेरी घड़ी चोरी करके ले गया, बी नाम के व्यक्ति की घड़ी चोरी करके ले गया, तो ए नाम के व्यक्ति ने क्या पहुंचाया? अपने आप को रॉन्गफुल गेन। बी को क्या पहुंचाया? रॉन्गफुल लॉस। तो मैं ये बोल सकता हूं ए ने जो हरकत करी है वो क्या करी है? डिसऑनेस्टली करी है, हाँ है ना? बताओ जरा, पहले मुझे ये बताओ। चोरी करी है वो बात अलग है, लेकिन जो इसकी हरकत है वो डिसऑनेस्टली है, मैं बोल सकता हूं? बताओ, हाँ है ना? कि अपने आप को तो इसने रॉन्गफुल गेन पहुंचा लिया, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा लिया। अब ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब अभी बताया मैंने आप लोगों को। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? रॉन्गफुल गेन मतलब अपने आप को ऐसा गेन पहुंचाना प्रॉपर्टी लेकर जिसके लिए तुम हक नहीं थे, हकदार तुम नहीं थे,
वो उस प्रॉपर्टी का गेन फिर भी पा लिया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और तुमने सामने वाले को ऐसा नुकसान पहुंचा दिया जिस प्रॉपर्टी का जिसके लिए वो हकदार नुकसान पाने के लिए था नहीं, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, ए नाम के व्यक्ति ने डिसऑनेस्टली हरकत करी है। अब एक मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना हमेशा जीवन में, कभी भी जीवन में तुम एक शब्द देखो ना डिसऑनेस्टली, तो याद रखना ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। तो जहां पे भी अपना डिसऑनेस्टली शब्द आएगा तो वहां पे प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी, ठीक है। आप अगर थेफ्ट पढ़ोगे, एक्सटॉर्शन पढ़ोगे, रॉबरी पढ़ोगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ोगे, ठीक है, क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन का पॉइंट पढ़ोगे, चीटिंग का पॉइंट पढ़ोगे, सारी जगह आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा तो वहां पे हमेशा डिसऑनेस्टली वर्ड देखने को ही मिलेगा, याद रखना। पूरे सेक्शन छान मारना, आपको वहां पे डिसऑनेस्टली वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। जहां पे प्रॉपर्टी रहेगी वहां पे डिसऑनेस्टली वर्ड रहेगा रहेगा। ये एक ट्रिक है, ये एक टिप है मेरे लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, लिख लेना। जहां पे प्रॉपर्टी शब्द आएगा वहां पे डिसऑनेस्टली शब्द आएगा, याद रखना, क्योंकि डिसऑनेस्टली का प्रॉपर्टी से ही मतलब है कि अगर रॉन्गफुल गेन, डिसऑनेस्टली मतलब क्या होता है, अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन मतलब अपने आप को ऐसा मुनाफा पहुंचाना जिसके लिए वो हकदार नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी का मुनाफा पहुंचाना जिसके लिए वो हकदार नहीं है, सामने वाले को ऐसा नुकसान पहुंचाना प्रॉपर्टी का जिसके लिए वो हकदार नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी होगी तो डिसऑनेस्टली होगा, बस बात खत्म। बात क्लियर हुई है वाली, बताओ आपने डिसऑनेस्टली सब समझ लिया। सेक्शन नंबर 24 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस समझ लिया। सेक्शन 23 चलिए 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 चलिए, ये चीज भी समझना, एक नोट करके लिख लेना अपनी कॉपीज में, नोट करके लिख लेना जो मैंने आपको भी बात बताई है ना। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, any offense which includes property, always having the word dishonestly, always having the word dishonestly, always having the word dishonestly. Am I clear, all of you? Am I clear? Okay, now we have to move forward, now we have to move forward. लास्ट चीज मैं कंसीडर करूंगा बस, फिर इसके बाद हम क्लास अपनी ओवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सुना है रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, बहुत तेज गाड़ी चलाना, सुना है कभी? डिफाइन कहाँ है वो, पनिशेबल के साथ में 279 के अंदर, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना, मैं ये देखो, मैं चीज इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, सर मेरे को ना सेक्शंस याद नहीं होते हैं, सर मुझे रट्टा नहीं लगाया जाता, सर मेरे को यही दिक्कत आ रही है कि मैं याद कैसे करूं। तो ये सभी लोगों को दिक्कत आती है, इसका सोल्यूशन केवल एक है, इसका सोल्यूशन केवल एक है, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करते रहो, तो आपको चीजें याद रहेंगी। अब मैं आपको बोलूं, डंडा लेके खड़ा हो जाऊं आपके ऊपर, सेक्शन नंबर 24 याद करो, सेक्शन 23 याद करो, सेक्शन 319 याद करो, सेक्शन 323 याद करो, सेक्शन 320 याद करो, सेक्शन 325 याद करो, सेक्शन 44 याद करो, सेक्शन अपना 22 याद करो, सेक्शन 378 याद करो, ठीक है। तो और सेक्शन 269 याद करो, सेक्शन 270 याद करो, ठीक है, सेक्शन 188 याद करो। आप याद कर पाओगे? मैं डंडा लेके खड़ा हो गया, याद करो, आप याद करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। 188 में ये बात बता रखी है, ठीक है, 279 में ये बात 269 में ये बात बता रखी है, 270 में याद होगा? ऐसे कुछ याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा जीवन में, कभी भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं, क्लास खत्म हो जाने के बाद आप लोग अपनी आदत बना लो, 10 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट के अंदर अंदर जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, और कुछ मत करना। क्लास खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट रिवीजन, क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट रिवीजन, बस, और कुछ नहीं करना। 15 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, जितनी ज्यादा आपका हाथ आदत बन जाएगी ना, 15 मिनट से तुम 10 मिनट पे आ जाओगे, 10 मिनट से तुम 7-8 मिनट पे आ जाओगे, याद रखना मेरी बात। तो अगर ये तुम डेली लाइफ में प्रैक्टिस बना लोगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। मोबाइल नंबर तुम्हारे को बैठ के याद करना पड़ा था, कॉपी में लिख लिख के देखा था, या अंदरूनी याद हो गया? घर का एड्रेस अपना तुम्हें याद करना पड़ा था कि मैं बैठ के चलो याद करता हूं कि एक गली दो गली, एक गली दो गली, 1 2 3 4 5 6, ऐसे याद करना पड़ा था तुम्हें, या अंदरूनी याद हो गया बार बार उस रास्ते से निकल निकल के, बार बार मोबाइल को रिकॉल करते करते, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के अंदर ये आदत बनानी पड़ेगी, बार बार पढ़ोगे कानून याद हो जाएगा, बस
यही एक सिंपल फंडा है, अगर ये फॉलो कर लोगे, मेरी बात पे भरोसा करना, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अभी मुद्दे पे आते हैं जो मेरे को आपको बताना है। अभी मुद्दे पे आते हैं जो मुझे आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? आप लोगों ने पढ़ा है रैश ड्राइविंग, सेक्शन नंबर 279 के अंदर डिफाइन है कि अगर ढूंढ 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 अगर कोई अपनी गाड़ी तेज चलाता है, रैश ड्राइविंग, ठीक है, तो वो 279 के लिए बुक होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बोलूं, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मेरा माइक बंद हो गया, सॉरी सॉरी, माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू अंजलि, थैंक यू रश्मि, थैंक यू नुसरत, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू अमित, आप लोगों ने रिमाइंड कराया। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है तो 279, लेकिन आप अगर मार्केट में खड़े हुए हो और मार्केट में खड़े हुए आपके सामने से एकदम कोई तेजी से स्कूटी चला के ले जाए, आप डर जाओगे ना। तो उस व्यक्ति ने रैश ड्राइविंग का तो अपराध किया है, लेकिन आपको डराया है, उसके अंदर सेक्शन 336 का अपराध लगेगा। ठीक है, अब अगर डराने के साथ साथ अगर आपसे टच हो गया, कुछ आपकी बॉडी से टच हो गया, आपके थोड़े चोट वोट लग गई, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी चोट वगैरह लग गई आपको, तो इस केस में क्या आ गया, आपको हर्ट हो गया। अब हर्ट आपका वो हर्ट कौन सा होता है? हर्ट का मतलब क्या है? हर्ट मतलब आपको उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपके आए यार मेरे को तो बहुत दुख हो गया, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरे को दिल में बहुत दुख हो गया, इसकी बात से मैं हर्ट हो गया, तो क्या इसको ऐसा बोला जाएगा? नहीं। हर्ट का मतलब क्या होता है? अगर इसने मुझे बॉडीली, अरे भाई 307 क्यों लगा रहे हो जो भाई, बेचारे ने बस आपको धक्का ही तो दिया है, 307 क्यों हाफ मर्डर क्यों लगा रहे हो आप? ठीक है, हाफ मर्डर मत लगाओ यार, इतनी जल्दी मत भेजो इसे, गलत अपराध लगा रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना, मजे मजे में आपको सारी आईपीसी याद हो जाएगी, मेरी बात पे भरोसा रखना, और लॉजिक के साथ में होगी, लॉजिक के साथ में। आप किसी को कोई भी जवाब दोगे ना, आपके पास में लॉजिक होगा। ठीक है, आपके पास में हमेशा लॉजिक होगा। ठीक है, नुसरत कह रही है हर्ट, बट नुसरत अगर हर्ट जब 323 जब लगेगा, नुसरत जब मैं आपको ऐसे धक्का दे पाऊं, अगर मैं आपको ऐसे धक्का दूंगा तो आपके चोट लगेगी, तब आप मेरे ऊपर सेक्शन 323 का अपराध लगाओगे। लेकिन 337 कब लगता है? जब मैं अपने ढूंढ गाड़ी चला रहा हूं ना तेज, मैं अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए आपके सामने आप मेरे आगे आ गई और मैंने आपको थोड़ा सा मतलब मेरा हाथ लग गया, आपको मेरा अगर आपको हाथ लग गया और आप गिर गई तो आपको चोट लग गई, उस केस में यहाँ पे 337 लगेगा। कॉजिंग, खोल के देखो एक बार अपराध, कॉजिंग हर्ट टू बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ। नुसरत समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? नुसरत आपको लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब वही मेरा हाथ इतनी जोर के लगा, मेरा हाथ मैं रैश ड्राइविंग कर रहा था, मेरा हाथ इतनी जोर की लगा, बी नाम का व्यक्ति भाई गिर गया, उसका दांत टूट गया, उसका सर फूट गया, उसका हाथ निकल गया, फ्रैक्चर हो गया, इतनी बुरी तरह उसको चोट लग गई, 20 दिन तक वो बेड रेस्ट पे रहा, तो यानी कि मैंने उसके साथ ग्रीवियस हर्ट करा है, मैंने उसके साथ ग्रीवियस हर्ट करा है, तो कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ, वो डू चलाते हुए। ठीक है, अनइंटेंशनली हुआ तब सेक्शन 337 लगेगा ना सर? देखो अख्तर जी, ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है। हर्ट के अंदर आपका बोला जाता है कि आपने अगर सामने वाले व्यक्ति को बॉडीली पेन दिया है, ठीक है, बॉडीली पेन दिया है या इन्फर्मिटी दी है या कोई डिसीज पहुंचाई है, तो आपने हर्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे मेन रोल होता है इंटेंशन का, तो वो पनिशमेंट की अपना सहूलियत के लिए देखा जाता है। ठीक है, सहूलियत के लिए, बट
यहाँ पे 337 कह रहे हो, 336, भाई आपने रैश ड्राइविंग तो करी है ना, बात ही खत्म। सामने वाले को डराया है ना, बात ही खत्म, बात ही खत्म। आपका एक्ट नेग्लिजेंट है, लापरवाही वाला एक्ट है आपका, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे इंटेंशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, यहाँ पे रोल प्ले करता है नेग्लिजेंसी का, कि आप नेग्लिजेंट हो अपने पार्ट के ऊपर, ठीक है। चलो, और अगर कोई बंदा मार दिया सेक्शन नंबर 304 ए, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस, समझ में आई मेरी बात, बताइए। तो अभी हाथों हाथ हमारे को कितना पेयर बन गया इन चीजों का, इन सेक्शंस का हमारा पेयर बन गया। सेक्शन 279, सेक्शन 336, सेक्शन 337, सेक्शन 338, सेक्शन 304 ए। अब बताओ आप लोग मुझे, क्या आईपीसी को पढ़ना मुश्किल है? कि अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है 279, अगर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए डराता है 336, अगर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को हर्ट करता है 337, अगर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देता है 338, अगर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को जान से मार देता है तो 304 ए, 304 ए, डेथ बाय नेग्लिजेंस। लॉजिक बताओ, लॉजिक से क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर्ट क्या होता है आपको वो भी पता है, ग्रीवियस हर्ट पता क्या होता है आपको वो भी पता है, एंडेंजरिंग लाइफ क्या होता है वो भी पता है, डरा देना। रैश ड्राइविंग क्या होता है वो भी पता है, कि भाई जानबूझ के बंदा हरकतें कर रहा है, कि ऐसी गाड़ी चला रहे जिससे सामने वाले को पता है उसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास के अंदर दोबारा धमाका मचाएंगे हम, कल की क्लास के अंदर दोबारा धमाका मचाएंगे, याद रखिएगा। और मैंने आपको बोला है कि ये जो मेरी क्लास है, ये मैं आपको ओवरव्यू वाली क्लास दे रहा हूं, ताकि आप लोग आईपीसी जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि यार मैं आईपीसी के 10, 15, 20, 50, 100 सेक्शन पढ़ के आया हुआ हूं, जो डेली लाइफ में हमारे इस्तेमाल में आते हैं। किसने घंटी बजाई भाई? हाँ जी मेगा, हाँ जी मेगा। सर बाय मिस्टेक। अच्छा, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट यही था आज की क्लास को, और मैंने क्या कर रखा है, 4 या 5 क्लास मुझे ओवरव्यू की चाहिए होती हैं, फिर आप मेरी बात पे भरोसा रखिएगा, पूरी आईपीसी आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब आप पूरी 5 या 4-5 क्लास अटेंड कर लोगे, उसके बाद जब आप पूरी क्लास की अपनी जर्नी अपनी ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी आईपीसी के रिगार्डिंग। एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि लॉजिक पता होगा ना, डेफिनेशन सबकी आती होगी, ठीक है। सेम इकबाल, सब कुछ वही रहेगा। अंजलि, उसके बारे में बात करेंगे, अभी पहले फ्री क्लासेस का हम अपना कर दें, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी होंगी आप एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।